नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण स्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण स्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं और जानते हैं कि क्या प्रत्याशियों के मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, और जानते हैं उनसे कि क्या इस बार रणनीति रहेगी और किस रणनीति के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। इसी दौरान हम मौजूद हैं पाली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के विधायक जो अपने सेवा कार्यों की वजह से पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत ज्ञानचंद जी पारक साहब। धन्यवाद आपका। पारक साहब, जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड से रहा और किस बैकग्राउंड से निकल के आप इस मुकाम तक हैं आज? मेरा परिवार पूरा सेवा से जुड़ा है। उसके साथ साथ हम आरएसएस के भी एक पुराने परिवार में माने जाते हैं जी। मेरे पिताजी विभाग संचालक भी रह चुके हैं। मैं भी बचपन में स्वयं था और संघ के आदेश से ही राजनीति में आया हूँ जी। पिताजी सेवा के क्षेत्र में पूरे पश्चिमी राजस्थान में अपना बड़ा नाम रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के हैं, अशोक गहलोत जी, लेकिन मेरे पिताजी के सेवा कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और मेरे पिताजी को पश्चिमी राजस्थान के समाज सेवा का भीष्म पितामह कहा जाता है जी। तो पूरा परिवार का जो बैकग्राउंड है वो सेवा और समर्पण के साथ जुड़ा है। सर, क्या नाम है पिताजी का आपका? गिशुलाल जी पारक। गिशुलाल जी पारक। पाली की जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं सेवा की, चाहे वृद्धाश्रम सेवा समिति के नाम से, तो पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट वृद्धाश्रम में से एक है, जहां मुख्यमंत्री जी खुद आए थे। बड़े बड़े लोग भी आज तक देख चुके हैं। गौशाला चलाते हैं वो गौरक्षा समिति के नाम से। आँखों का अस्पताल है पाली सेवा मंडल, उसमें भी काफ़ी सक्रिय है। राम रसोड़ा है, जहाँ कोई भी व्यक्ति बाहर से आने वाला या कोई निर्धन व्यक्ति पैसा नहीं है तो फ्री में खाना खा सकता है। अपना घर है, जहाँ मानसिक रूप से विबंधित व्यक्ति रहते हैं तो वो भी राजस्थान के श्रेष्ठ अपना घर में से एक है। तो अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं और लगातार कोई न कोई सेवा कार्य वो करते रहते हैं। पारक साहब, जानना चाहूंगा, अभी आप वर्तमान में लगातार कई वर्षों से जो आप दवाइयाँ बांट रहे हैं, निःशुल्क दवाइयाँ, जो लगभग रोज 50-100 आदमी आपके पास जो दवाई निःशुल्क दवाई लेने के लिए पहुंचता है, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? सेवा की सारी प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली है जी। जब मैं पढ़ाई छोड़कर व्यापार में आया तो मन की इच्छा थी, मेरे पिताजी का इतना नाम है सेवा के क्षेत्र में, तो मैं भी कुछ काम करूं। तो उस दौरान क्या काम कर सकता हूं, मेरे पास युवाओं की टीम थी, तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि मैं रक्तदान का अच्छा काम कर सकता हूं। तो मैंने रक्तदान का काम शुरू किया और रक्तदान का काम करते करते कई बार ये एहसास होता था कि खून तो मैंने दिलवा दिया पर उसके पास दवा का पैसा नहीं है। उस समय ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं थी, निःशुल्क दवा योजना या सारा, चाहे जांचें हो दवा हो, सब मरीज को पैसे से लेनी पड़ती थी। तो हमने जन सहयोग से काम चालू किया। 84 में काम ये चालू किया जो आज मैं निरंतर कर रहा हूँ। मेरे पास रोज के लगभग 300 मरीज आते हैं जो मेरे से ये निःशुल्क दवा ले जाते हैं। विशेष तौर से मेरे पास परमानेंट मरीज ज़्यादा है, जैसे हार्ट के मरीज है। मैंने खुद ने हार्ट के 2500 ऑपरेशन करवाए हैं, ओपन हार्ट सर्जरी के। उनको जिंदगी भर दवा चलनी है तो वो मेरे से आके दवाई ले जाते हैं। मेरे पास शुगर के मरीज बहुत बड़ी संख्या में 1000 से भी ज़्यादा है, मानसिक रोगी 1000 से भी ज़्यादा है, किडनी ट्रांसप्लांट के करीबन 25 मरीज है, लिवर ट्रांसप्लांट के 3 मरीज है। तो ऐसे जो परमानेंट मरीज है जिनको जिंदगी भर दवा लेनी है, जब तक जिएगा दवाई लेगा, तो उनको मैं दवा की मदद करता हूँ। उसके अलावा जो छोटे मोटे मरीज आते हैं दूसरे, उनको भी दवा का कभी मना नहीं करता। पारक साहब, आप 25 साल से इस पाली विधानसभा सीट के ऊपर काबिज हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मैं पहले चेयरमैन बना था 94 में। मैं चूँकि संघ से जुड़ा हूँ और संघ के जो हमारे यहाँ उस समय विभाग प्रचारक जी थे प्रकाश जी, उनको पता था कि मेरी छवि अच्छी है, सेवाभावी के रूप में है, ये व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो निश्चित रूप से एक बीजेपी को अच्छी ताकत मिलेगी। उनका निर्देश था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और उनकी बात जैसे उन्होंने सोची थी, मैं चुनाव लड़ा, जीता भी और पहली बार मैं चेयरमैन बन गया। उसके पहले जो बोर्ड था यहाँ, उसमें मात्र बीजेपी के 5 सदस्य ही चुनकर आए थे और जब मैं लड़ा तो 26 मेंबर जीत के आए और मैं निर्विरोध चेयरमैन बना और चेयरमैन के रूप में मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो 98 में मुझे स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने यहाँ विधायक के रूप में विधायक का टिकट दिया और उसका परिणाम भी है कि मैं जीता हूँ और जीता भी एक ऐसे दिग्गज किसान नेता के सामने जो एक भारी उम्मीदवार बन जाता है। मेरे सामने 5 बार वही व्यक्ति चुनाव लड़ा और वही व्यक्ति हारा है।
2 बार टिकट से हारा, 3 बार निर्दलीय हारा। जब जब वो खड़ा हुआ है तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। भीमराव जी पाटिल। भीमराव जी पाटिल 2 बार तो जमानत जब्त हुई है। तो ये सब जनता का आशीर्वाद है, चाहे मेरे पिताजी के सेवा कार्य हो, चाहे संघ की ताकत हो, चाहे मेरे अपने काम हो, सबका संगम हुआ तो मुझे ये जीत मिली है। जी, अब पारक साहब जानना चाहूँगा कि राजस्थान में गहलोत सरकार है, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 कार्यकाल देखे हैं। पहला कार्यकाल जब 98 से 2003 के बीच में था जी। 2008 से 13 का दूसरा कार्यकाल मैंने देखा है। वो कार्यकाल फिर भी ठीक थे, पर इस बार का जो कार्यकाल रहा है, मैंने खुद ने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस मुख्यमंत्री जी ने पहले 2 बार जब वो नए थे उल्टे एक अच्छा शासन दिया, पर इस बार शासन था ही नहीं, कुशासन करूँ मैं आपको, ऐसा कुशासन कभी नहीं देखा। इतना भ्रष्टाचार, इतना अपराध, कोई कल्पना नहीं कर सके कि इतनी अराजकता है, इतनी अव्यवस्था है। तो ऐसा शासनकाल कभी नहीं देखा मैंने। मैं इसको निकृष्ट शासन मानता हूँ इस बार के कार्यकाल को। आप उस समय मौजूद थे जब लाल डायरी का किस्सा हुआ विधानसभा में, तो हाँ, क्या कैसा मंजर रहा होगा? इनके भ्रष्टाचार के इतने कारनामे हैं, कल्पना नहीं कर सकते। जहां चले जाओ बिना पैसे कहीं भी काम नहीं होता। और अधिकारी से बात करते हैं तो अधिकारी भी खुले तौर पे कहते हैं कि हमको तो ऊपर लंबी राशि देकर पोस्टिंग करानी पड़ती है, हम नहीं खाएंगे तो हम वहाँ पैसे कैसे देंगे। तो सारी जड़ जो है वो ये शासन है, कांग्रेस का शासन। पोस्टिंग तो एक रेट तय है कि इस अधिकारी की इतनी रेट इस पोस्टिंग के लिए होगी, तो पैसे देगा तो यहाँ पैसे खाएगा। भ्रष्टाचार का ऐसा नंगा नाच पहले इनके शासनकाल में नहीं देखा। पहले 2 शासन मैंने देखे हैं, उसमें एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। हारे अलग बात है वो, लेकिन इस बार तो एक अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने इनके जितने भी समर्थक थे उनको खुली छूट दे दी कि आप चाहे जैसा करो, मेरी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में कुशासन है, अराजकता है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है। पारक साहब, 25 साल के अंदर कौन कौन से पाली के बड़े कार्य हुए जिन कार्यों को आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से पाली की जनता से गिनाना चाहेंगे? मैं 2003 में जब पहली बार हमारी सरकार आई जी, तो जवाई बांध से लेकर रोहित तक पहले खुली नहर के जरिए पानी जाता था और उसमें 75% पानी छिजत के रूप में चला जाता था, कहीं चोरी हो जाता, कहीं बह जाता। तो मैंने उस समय 2004 में सरकार आते ही पहले ही वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी के माध्यम से 650 करोड़ की पेयजल की योजना मंजूर कराई। चाहे पाली का रोडवेज डिपो है, चाहे पाली का लॉ कॉलेज है, पाली की गर्ल्स कॉलेज है, पाली के जितने भी बड़े काम है, जितने भी ये सिटी डिस्पेंसरी पाली की है, चाहे पाली का मेडिकल कॉलेज है, और ये पानी की लंबी चौड़ी व्यवस्था, ये सारी मेरे माध्यम से हुई है, मेरे कार्यकाल में हुई है, मेरे कहने पर हुई है। पारक साहब, सबसे बड़ा मुद्दा पाली का आज भी प्रदूषण को लेकर नजर आता है। पहले की तुलना में प्रदूषण काफ़ी कम हुआ है। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो उस समय मैंने वादा भी किया था कि हम इसको प्रदूषण से मुक्त करेंगे, और हमने ZLD एक मंजूर करवाई। जी, कहीं ना कहीं आपस में कमीशन गैप रहा, इसलिए उस काम को विलम्ब हुआ। अब एक जैसे ZLD लग गया है, दूसरा लगने के कतार पर है, तो पहले की तुलना में इस समस्या पर काफ़ी अंकुश पाया है। यहाँ की इंडस्ट्री ने भी अपनी ओर से अच्छी मेहनत की, अच्छे प्रयास किए हैं, जिसकी बदौलत आज जो पहले हवा था वो काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी प्रदूषण कम हुआ है। जी, पारक साहब, आपने पाइपलाइन बिछाई, रोहड़ तक तो पाइपलाइन पहुंच गई, क्या दिक्कत आई कि पाली तक पानी नहीं पहुंच पाया? नहीं, मैं जिस पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ वो जवाई बांध से रोड तक की बात कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बजट घोषणा में, पिछली बजट कर रहा हूँ मैं, करीबन 1.5 साल हो गया जी, उसमें घोषणा की थी कि हम जोधपुर से भी रोड तक पाइपलाइन देंगे। पर मैंने कहा इस सरकार में सिर्फ घोषणा होती है, काम कुछ नहीं होता, बातें होती है, करते कुछ नहीं है। 1.5 साल बीत जाने के बाद में एक मामूली काम था, बहुत मामूली काम, जो चंद दिनों में हो सकता था, इस सरकार के निकम्मापन की वजह से आज तक नहीं हुआ है। कुछ जगह पाइपलाइन बिछाई है, कुछ 10 किलोमीटर, जो कि मात्र 29 किलोमीटर इनको पाइपलाइन बिछानी थी। पिछली बार पाली ने बहुत बड़ा पानी का संकट देखा है और उसके 4 महीने पहले वो घोषणा कर चुके थे। अगर उनकी नीयत साफ होती, करने की इच्छा होती, पाली को पानी देने का उनका इरादा होता, तो उस समय भी ये काम हो सकता था। तो ये नाकाम सरकार है। मैंने कहा ना, इस कहीं अंकुश नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी का
यहाँ नीचे शासन में प्रशासन में कहीं अंकुश नहीं है। उसी का परिणाम है कि जनता बहुत सारे अवसर देख रही है। क्या मानते हैं आप, पारक साहब के साथ दोगलापन हुआ है? वो तो खैर राजनीति में भेदभाव होता ही है। हम विपक्ष में है तो निश्चित रूप से उनकी तुलना में हमको कम मिलता है, पर प्रयास किया है, दिया है, लेकिन धरातल पर वो नहीं आया। कागजों में उलझ के रह गया वो। जी पारक साहब, अब आप चुनावी ताल में फिर से नजर आ रहे हैं, तो प्रमुख क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार पाली विधानसभा सीट के? मैं नॉर्मली जब भी चुनाव में अभियान में जाता हूँ, अभी तो पार्टी का जैसा आदेश होगा, मैं अपनी ओर से ताल नहीं ठोकता। पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी आदेश देगी, निर्देश देगी, निश्चित रूप से चुनाव मैदान में आऊँगा। और आऊँगा तो जो पाली की बाकी समस्या हैं, जैसे पाली अभी विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी मांग कर रहा है, और अभी हमारा संभाग बन गया, तो वैसे भी हम कैटेगरी में आ गए, तो विश्वविद्यालय मेरी प्राथमिकता रहेगी। कृषि का भी यहाँ विश्वविद्यालय हो, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्रदूषण का जो बाकी काम, शेष काम है, क्योंकि अभी एक जल्दी लगाए दूसरा कतार में है, तो उससे भी पूर्णता नहीं आएगी। उसके अलावा और जल्दियाँ लगे, उसका मैं प्रयास करूँगा। ग्रामीण क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज हो जाए, उसकी मेरी मांग रहेगी। तो ये काफ़ी सारी जो बातें हैं जो जनता के बीच से आएगी, जनता चाहेगी, उसको करवाने का प्रयास करूँगा। अब सेवा कार्य की बात करूं तो जो आपका जो मेडिकल का डिपार्टमेंट चल रहा है, इसके बाद आपका क्या प्लानिंग रहेगी? कब कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है सेवा कार्य के रूप में? मैं सेवा के अनेक कार्य करता हूँ, मात्र ये कार्य नहीं करता मैं। मेरे अनेक प्रोजेक्ट है सेवा के। जी। जैसे मेरी क्षेत्र की विधवा महिलाएं हैं, कम उम्र की, जो खुद कमाकर अपने बच्चों का पेट पालती है, तो उसकी दोहरी जिम्मेवारी होती है। बच्चा बीमार हो गया, अस्पताल ले जाना, इलाज करवाना, बच्चे को स्कूल में एडमिशन करना, तो जितना रोजगार वो करना चाहती उतना रोजगार कर नहीं पाती। ऐसी परिस्थिति में कहीं उसके बच्चों पर भोजन का संकट नहीं आए, तो मैं ऐसी करीबन 900 विधवा महिलाओं को हर महीना अपनी ओर से राशन किट देता हूँ, 800 रुपये का, जिसमें चावल है, दाल है, तेल है, शक्कर है, चाय की पत्ती है, नमक है, मिर्च है, 10 किलो आटे का कट्टा है। ये अपनी ओर से बड़े सहज भाव से देता हूँ, बिना कुछ चक्कर लगाए। क्राइटेरिया मैंने फिक्स कर रखा है कि कमाने लायक जवान बेटा नहीं होना चाहिए, 20 साल से कम उम्र का बच्चा है, संतान है, बिल्कुल मदद करेंगे। अन्य अनेक प्रकार की सेवाएं, जैसे अभी लंपी बीमारी आई थी, तो लंपी बीमारी में मैंने मात्र मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं, आसपास की गौशालाओं में, आसपास के गांवों में भी कोई गाय इस बीमारी से नहीं मरे, तो मैंने लाखों रुपए की दवाइयाँ हैं उन गायों के लिए दानदाताओं के सहयोग से उपलब्ध कराई। उसका परिणाम भी रहा कि यहाँ हमने लंपी बीमारी से मुश्किल से 1 या 2% गायों को उसका शिकार होने दिया, बाकी हमें सबको बचा दिया। पानी का संकट आया, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, पाली की जनता सड़कों पर आ गई। मैंने अपनी ओर से निजी ट्यूबवेल वालों से बात करके वहाँ सिस्टम लगाकर पानी का दोहन किया, और शहर में 37 ट्रैक्टर वाले टैंकरों के माध्यम से जितनी आवश्यकता थी उतनी पानी की आपूर्ति की। गांव में 8 बड़े टैंकर 25,000 लीटर के, उनके माध्यम से गांव में भी समुचित पानी की व्यवस्था की। कहीं भी एक भी समाचार जब मेरे टैंकर चालू हुए उसके बाद कि यहाँ पानी की कमी आ गई या पानी के हवाले सूखे हैं, ऐसी नौबत नहीं आने दी। तो सेवा के अनेक काम मैं करता रहता हूँ, और इस बार मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है स्वावलंबी भारत अभियान के तहत, जो हमारा RSS का अभियान है, लघु उद्योग भारती के माध्यम से होता है। हमारी बहन बेटी घर बैठे रोजगार उनको उपलब्ध हो जाए, तो हमने सिलाई में लगभग 2,500 बेटियों को प्रशिक्षण दिया, बहनों को, बेटियों को प्रशिक्षण दिया। उसके बाद में कम दर पर उनको ऑटोमेटिक सिलाई मशीन, जो मार्केट से भी 5-7 हज़ार कम रेट में जी, किस्तों में, आसान किस्तों में, उसके बाद में उनको सिलाई का काम मिल जाए, तो पाली की इंडस्ट्री से बात करके उनको रोजगार दिलवाना। हमने तीनों क्षेत्र में काम किया, प्रशिक्षण दिया, हमने साधन दिया और काम दिलाया। आज हम 1800 से भी ज़्यादा बहनों को ऑटोमेटिक सिलाई के माध्यम से एक बेहतर रोजगार दे रहे हैं। वो महिलाएं रोज के 10,000 से लेकर 25,000 कमाती है। उसी प्रकार चूड़ी उद्योग भी पाली क्षेत्र में काफ़ी फैला हुआ है जी। लगभग 50,000 औरतें पाली जिले में चूड़ी पर नगीने लगाने का काम करती है। तो सिलाई के साथ साथ हमने जब और काम कैसे बढ़ सकता है, तो हमने ऑटोमेटिक मशीन बनवा दी। पहले सर ये नगीने हाथ से लगाती थी, तो 8 घंटे में मुश्किल से 200-250 कमाती थी। जो काम
35 मिनट में होता था, हमने उस ऑटोमेटिक मशीन के जरिए मात्र 25 सेकंड में करने का है ना सिस्टम कर दिया। जो महिलाएं 250 कमाती थी वो आज रोज के 700 800 हज़ार रुपये कमाती है। हमने 500 से भी ज़्यादा चूड़ी की मशीन दी है और एक मशीन पे लगभग 10-12 औरतें काम कर सकती है। तो 5000 महिलाओं को हमने चूड़ी उद्योग के माध्यम से एक बेहतर रोजगार, ज़्यादा रोजगार मिल जाए, उसको पैसा ज़्यादा मिल जाए, आमदनी ज़्यादा हो जाए। काम वो पहले से कर रही थी पर उतने ही घंटे में उसका जो आमदनी है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाए, वो हमने काम किया, सफलता से काम किया, जिसकी पूरे देश में चर्चा है। पूरे देश में अनेकों लोग बाहर के राष्ट्रीय स्तर के लोग इस काम को पाली देखने आए हैं और पाली मॉडल एक पूरे देश में फेमस हो गया। पाली में इस प्रकार रोजगार को, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। इसके अलावा हमने मेहंदी को भी, कई बच्चों को हमने मेहंदी का प्रशिक्षण दिया और आज उनको अच्छा रोजगार मिला। मेहंदी की 20-25 हज़ार बच्चे कमा रही है। हमने ब्यूटी पार्लर का रोजगार दिया। तो जहाँ जहाँ रोजगार की जैसी जैसी संभावनाएं जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ हम उसमें योगदान देते रहते हैं अपनी ओर से। पारक साहब, ये तो आपकी सेवा कार्य हो गए, फिर राजनीति की ओर चलें तो यहाँ के कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर पारक साहब को इस बार टिकट नहीं मिला तो बड़ा बवाल मच जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने पहले ही कहा मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। पार्टी जैसा आदेश देगी, जैसा निर्देश देगी, मैं वैसा ही काम करूँगा। पार्टी जैसे मुझे जिस योग्य समझेगी, मैं पार्टी के विपरीत एक कदम भी सपने में भी जाने की नहीं सोच सकता। एक कदम भी। मैं संघ का संस्कारित संरक्षक हूँ और मैं देश और विचारधारा के लिए राजनीति करता हूँ, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति बिल्कुल नहीं करता। ऐसा तो नहीं है वो जो कांग्रेस की परिपाटी चलती आई है कि टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय की ओर रुख करके कांग्रेस पार्टी को ही हरा दिया? ऐसा कभी मेरे जीवन में नहीं। मैंने कहा सपने में भी नहीं होगा ये। सपने में भी मैं पार्टी का संस्कारित और समर्पित दोनों तरह का सिपाही हूँ। जिस मोर्चे पे पार्टी मुझे उचित समझेगी उस मोर्चे पे मैं पार्टी की सेवा करूँगा। पारक साहब, एक चुभता हुआ सवाल पूछ लूँ आपसे कि क्या मंजर रहा यहाँ के चेयरमैन और विधायक के बीच जो खींचतान हुई, उसको लेकर क्या कहना आपका? देखो, राजनीतिक क्षेत्र है, ये चीज़ें हो जाती है। कुछ ज़्यादा खिंच गई, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, वक्त आएगा ठीक हो जाएगा। कभी वक्त था मेरे साथ था, कभी वक्त होगा पता नहीं आगे क्या होगा। हो जाता है, ये कोई स्वाभाविक चीज़ है। राजनीति में कोई नई चीज़ नहीं है ये। आपके मन में कोई द्वेष भावना नहीं है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी वो कहीं भी गलत करेगा, टोकूंगा। मेरा फर्ज बनता है, मैं बड़ा हूँ, मैं टोकूंगा, रोकूंगा। उस बात को गलत समझे तो उसकी मर्जी। मैंने कभी उसके देश भावना नहीं रखी, कभी नहीं रखी मैंने समझाने का प्रयास किया हमेशा। आप अंत में ग्रामीण आस्थान के माध्यम से पाली की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा भाई कि चाहे कैसी भी परिस्थिति पाली में आई हो, चाहे कोरोना काल है, जो काम देश में नहीं हुआ मैंने आपकी सेवा में वो काम पाली में कर दिखाया। यहाँ के हजारों व्यक्तियों को इलाज के लिए कहीं जाने की नौबत नहीं आने दी और एक बेहतर इलाज, वो भी निःशुल्क पाली में, वो आपको उपलब्ध कराया मैंने। खाने की व्यवस्था, वार्ड बनाने की व्यवस्था, पानी का संग्रह, वो सब व्यवस्था की है। तो मैंने आपके काम किए हैं, आपकी सेवा की है। आपको लगता है कि मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है, आपके काम किए हैं, तो मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, इतना निवेदन उनसे करूँगा मैं। जी, ये थे हमारे साथ ज्ञानचंद जी पारक, जिन्होंने वादे भी काफी बड़े किए हैं और अपने कार्यों को भी गिनाया है। अब देखना है कि जनता का जनादेश क्या रहता है। उससे पहले देखने की बात होगी पार्टी का क्या आदेश रहता है, यह भी देखने वाली बड़ी बात होगी। सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो देखने वाली आगे की बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण आस्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सेन और अनिल राव के साथ।